हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आशा है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि स्लाइड में खुला हुआ है नया टॉपिक आपके लिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे शुरू होता है, कौन सी वे थियरीज हैं जिसके आधार पर दो देश व्यापार करने के बाद व्यापार से लाभ प्राप्त करते हैं, किस तरीके से लाभों का बंटवारा होता है और दोनों ही देश जो हैं वो कल्याण के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं व्यापार के बाद, क्योंकि उनके उपभोक्ताओं के लिए उपभोग के ऊंचे नए प्रतिमान जो कि व्यापार से पूर्व संभव नहीं थे, वो प्राप्त करना उनके लिए पॉसिबल हो जाता है। ये सब थियरीज हमने पढ़ी। मुख्य रूप से जितनी थियरीज हम पढ़ चुके हैं, एक दो अभी बाकी रह गई हैं। उसके अलावा हम मुख्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझ थियरीज पढ़ चुके हैं। जो बच गई हैं उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी और हो सकता है 1-2 महीने में आगामी क्लासेस शुरू हो जाएं, तब हम थोड़ा उनको फिर से देख लेंगे। आज इसी कड़ी में यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कड़ी में ही हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है व्यापार की शर्तें, जिसे TOTs के द्वारा संकेत देते हैं लिखने के हिसाब से, और टर्म्स ऑफ ट्रेड इन्हें कहते हैं। तो व्यापार की शर्तें क्या हैं? पहली स्लाइड आपके सामने खुल गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें मुख्य रूप से इस बात से संबंध रखती हैं कि जब भिन्न भिन्न देश व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वो कौन सी वो शर्तें हैं, कौन से वो आयाम हैं जिससे के आधार पर वो अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। तो डेविड रिकार्डो और मिल के समय से ही अर्थशास्त्रियों ने व्यापार की शर्तों के निर्धारण में काफी योगदान दिया है। अर्थशास्त्रियों ने बहुत से कारणों की वजह से इस विषय में दिलचस्पी लेना शुरू किया। सबसे पहला कारण था कि व्यापार की शर्तें ही निर्धारित करती हैं कि व्यापार के बाद दोनों देशों में लाभों का बंटवारा कैसे होगा, किसको ज़्यादा लाभ होगा, किसको कम होगा, किसको मान लीजिए बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, किसी को काफ़ी कम लाभ होगा फिर भी वो व्यापार में संलग्न रहेगा। यह सब व्यापार शर्तें तय करती हैं। दूसरा कारण ये था कि व्यापार की शर्तें जो है वो देशों, जो भी देश संलग्न हैं, उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान शेष की अवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि व्यापार के बाद या व्यापार शुरू होने के कुछ सालों बाद इतिहास इस बात का गवाह है कि कुछ देशों ने बहुत बहुत गेन्स प्राप्त किया, यानी गेन किया व्यापार से, और अपनी स्थितियों को काफ़ी संवार लिया। बहुत विकासशील से विकसित श्रेणी की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर ली। तो यह भी एक कारण है कि व्यापार की वजह से उनके भुगतान शेष की अवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए व्यापार की शर्तों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया कि किस किस देश ने अगर ये ऊंची छलांग लगाई है तो निश्चित ही उसकी व्यापार की शर्तों का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि वह इस अवस्था तक कैसे पहुंच गया। तीसरी, कम विकसित देशों में यह भावना पाई ही जाती है कि धनी देशों ने उनका शोषण कर लिया है। हमेशा ही गरीब आदमी ये सोचता है कि उसकी गरीबी का कारण धनिक व्यक्ति ही है। भले ही यह कुछ हद तक सत्य भी हो, लेकिन पूर्णतया यह सत्य कभी भी नहीं हो सकता है। वैसे ही देशों के मामलों में भी विकासशील देशों ने हमेशा ही विकसित देशों पे इल्ज़ाम डाले हैं कि उनकी इस अवस्था का जिम्मेदार ये धनिक देश हैं, इन्होंने उनका शोषण किया है। तो उनकी जो व्यापार की शर्तों की दीर्घकालीन ह्रास हो रहा है वो इन देशों की वजह से ही हो रहा है। तो इस बात की जांच करने के लिए भी अर्थशास्त्रियों का जो ध्यान है वो इस बात की तरफ गया
कि व्यापार की शर्तों पे काम किया जाए, वो कैसे तय होती हैं और किस तरीके से व्यापार के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए व्यापार की शर्तें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु या विचारणीय बिंदु बन गया विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मध्य पिछले 200-300 सालों से। और यदि हम परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। व्यापार की शर्तों पे बड़े क्वेश्चन लगभग हर वर्ष आते रहे हैं। अब आपका पैटर्न थोड़ा बदल गया है, तो आप मान के चलें कि तीनों सेक्शंस में 10-15 नंबर का जो पार्ट है वो इस चैप्टर से आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से तैयार कीजिएगा। स्लाइड में बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। व्यापार की शर्तें क्या है? व्यापार की शर्तें या टीओटी देश के निर्यात मूल्यों और इसके आयात की कीमतों यानी आयात मूल्यों के बीच के अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। आयात की एक इकाई खरीदने के लिए निर्यात की कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है? आयात की कीमत से निर्यात की कीमत को विभाजित करके और भागफल जो भी आया उसको 100 से गुणा करके एक अनुपात निकाला जाता है और उसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जब कोई देश अधिक पूंजी अपने देश से बाहर भेज रहा है या आयात इतने कर रहा है कि देश से पूंजी बाहर ज़्यादा जा रही है, तब देश में इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। जब किसी देश की पूंजी देश से बाहर जा रही है, तब मान लीजिए देश का टीओटी 100% से कम है। जब टीओटी 100% से अधिक हो जाता है तो देश निर्यात से अधिक पूंजी कमा रहा है जितना कि वह आयात पर खर्च कर रहा है। सिंपल इसको इंग्लिश वर्जन से हिंदी में कन्वर्ट करने में कुछ गड़बड़ हो गई है, अदरवाइज मैं आपको समझा देती हूँ कि व्यापार शर्तें तब किसी देश के पक्ष में कही जाएंगी जब वह निर्यात मूल्य यानी सामान जितना भी बाहर भेज रहा है उसका भुगतान तो उसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, और सामान जो मंगा रहा है उसका भुगतान जो वो दूसरे देश को दे रहा है यदि उसकी कीमत कम है तो उस देश की व्यापार की शर्तें निश्चित रूप से ही उसके पक्ष में होंगी। ठीक है, तो व्यापार की शर्तें कैसे काम करती हैं? टीओटी का उपयोग देश के आर्थिक स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। जिस देश की टीओटीज जितनी उसके पक्ष में होंगी, यह इस बात का संकेत होगा कि आर्थिक दृष्टि से वह अर्थव्यवस्था स्वस्थ है। लेकिन यह विश्लेषकों को कई बार गलत निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भी प्रेरित कर देता है कि आयात की कीमतों और निर्यात की कीमतों में परिवर्तन टीओटी को प्रभावित करता है, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि कीमतें बढ़ने या घटने का क्या कारण है। क्योंकि जब आयात कीमतें और निर्यात कीमतों का अनुपात ही टीओटीज हैं और 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में व्यक्त कर लेते हैं हम, तो सोचने वाली बात यह है कि जब निर्यात कीमतों और आयात कीमतों में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होगा। लेकिन यह परिवर्तन जो है वो किस वजह से घटने बढ़ने की वजह से आया है, यानी निर्यात कीमतें क्यों बढ़ी घटी या आयात कीमतें क्यों बढ़ी घटी। तो टीओटी माप जो है, मेजरमेंट जो है, वो अक्सर आर्थिक निगरानी उद्देश्यों के लिए एक इंडेक्स नंबर के रूप में दर्ज किए जाते हैं। किसी देश की टीओटी में सुधार या वृद्धि आमतौर पर यह संकेत देती है कि निर्यात की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि आयात की कीमतें या तो स्थिर हैं, बनी हुई हैं, जो पहले थी वही बनी हुई हैं। इसके विपरीत निर्यात की कीमतें कम हो सकती हैं लेकिन आयात की कीमतों में के जितनी नहीं। यानी ये अलग अलग कंडीशंस हैं। कंडीशन ए है कि यदि किसी देश की टीओटी सुधार हो रही है तो उसकी वजहें निम्नलिखित हो सकती है। नंबर 1 वजह हो सकती है कि सीधे सीधे आयात कीमतें तो स्थिर है और निर्यात कीमतें बढ़ गई है, यानी हम जो हमारा सामान देश से बाहर भेज रहे हैं उनका अब हमें ज़्यादा कीमत मिल रही है, हमारी चीज़ें थोड़ी महंगी हैं फिर भी लोग खरीद रहे हैं तो हमें भुगतान ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, जबकि आयात कीमतें स्थिर हैं।
दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों कीमतें कम हुई है, निर्यात कीमतें भी कम हुई है, आयात कीमतें भी कम हुई है, लेकिन निर्यात कीमतें उतनी कम नहीं हुई जितनी की आयात कीमतें हुई है। इसलिए रेशो में देखें तो निर्यात कीमतें आयात कीमतों की तुलना में फिर भी ज़्यादा रह गई हैं, इसलिए उस देश को व्यापार से लाभ हो रहा है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि निर्यात की कीमतें तो स्थिर रह गई जबकि आयात की कीमतें कम हो गई, तो निश्चित रूप से पुनः हमारे जो भुगतान हैं आयातों के वो घट गए। चाहे निर्यात की कीमतें कम नहीं हुई, हमारा निर्यात भुगतान उतना का उतना ही है जो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन पहले की तुलना में आयात कीमतें घट गई, तो हम जो भुगतान कर रहे थे दूसरे देश को बदले में, वो जो है वो कम हो गया। इस वजह से अब हम प्लस में आ गए, ट्रेड बैलेंस हमारा प्लस में आ गया। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जहां हम ये पाते हैं कि कोई एक देश बेहतर कंडीशन में हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड की दृष्टि से। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स के रूप में, सूचकांकों के रूप में टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें एक माप दे देती है जिससे हम ये तुलना कर सकते हैं कि पहले की तुलना में टर्म्स ऑफ ट्रेड, मान लीजिए पहले 150% थी, यानी कि हम अच्छी कंडीशन में थे, और अब 80% हो गई हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इट मीन्स इन ऊपर वाली तीनों कंडीशंस में से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे विपरीत हो गई हैं। यानी जो चीज़ अपने ऊपर वाली तीन कंडीशन में देखी, वो तो एक देश की, ऐसे देश का उदाहरण था जिसकी टीओटी उसके पक्ष में हो गई हैं, यानी कि उसको लाभ हो रहा है। लेकिन इन तीनों को यदि हम उलट कर दें, एक पेज में आप एक बीच में डिवाइडर डाल के लिखिए, इधर ये तीनों एज इट इज और उधर उसकी उल्टी लिखें तीनों, तो उसका मतलब वह देश अब अच्छी स्थिति की बजाय बुरी स्थिति में आ गया, तो उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके विपरीत चली गई हैं। तब वह 150% की बजाय उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड 80% हो जाएगी। इट मीन्स अब वो घाटे में है। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड ही हमें एक इंडेक्स नंबर प्रदान करके देश की खुद की सिचुएशन को पूर्व की तुलना में तुलनात्मक बना के हमें बताता है कि अब हम बेटर में हैं या हम वर्स्ट कंडीशन में हैं। इसी तरह दूसरे देश से भी तुलना करके बता सकते हैं हम टर्म्स ऑफ ट्रेड के संदर्भ में कि कौन सा देश किससे बेहतर स्थिति में है। तो ये जो चीज़ अभी हमने समझाई है वो चीज़ मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एज इट इज़ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखी हुई है, तो जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इसमें से ले सकता है। अब बात जहाँ तक है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का कोई इतिहास है क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्मिथ और रिकार्डो से लेके विभिन्न अर्थशास्त्रियों की रुचि का विषय रही है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यदि छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए या कभी बाई चांस पूछ ले, आपको पता जरूर होना चाहिए कि पहली बार टीओटीज को अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रैंक विलियम टॉजिंग ने अपनी 1927 में प्रकाशित पुस्तक जिसका शीर्षक था इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें प्रस्तुत किया था। यानी परिचय उसमें सबसे पहले टीओटीज का हमें हुआ था। हालांकि इस अवधारणा यानी टीओटीज का एक पुराना इतिहास भी प्राप्त होता है हमें। एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रॉबर्ट टॉरेंस और उनकी जिस पुस्तक में इसका विवरण मिलता है, उस पुस्तक का शीर्षक है द बजट ऑन कमर्शियल एंड कॉलोनियल पॉलिसी। 1844 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें रॉबर्ट टॉरेंस ने टीओटीज के बारे में वर्णन किया था। तीसरी एक और जगह जहां इसका जिक्र मिलता है, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक निबंध प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था राष्ट्रों के बीच इंटरचेंज के कानूनों का निबंध। ठीक है, एएनएसए ऑन, इस तरीके से इनके शीर्षक शुरू होते हैं। तो हिंदी अनुवाद में निबंध पीछे चला जाता है, राष्ट्रों के बीच इंटरचेंज के कानूनों का निबंध। इस निबंध में भी मिल, जो कि मिल ने लिखा था, जीएस मिल ने, जो थ्योरी हमने वो मिल का सिद्धांत पढ़ी थी, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, वही मिल, उनके भी इस लेख में हमें टीओटीज का जिक्र मिलता है। यदि डिफाइन करना है टीओटीज को, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषा देंगे, तो नीचे ये जो भी दे रखी है इंग्लिश में, वो डिफाइन करना है टीओटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेड पेन से जो लिखा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड टीओटी इज ए मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट्स एन इकोनॉमी कैन गेट फॉर ए यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। यानी कि एक देश अपनी किसी
एक यूनिट निर्यात वस्तु के बदले कितनी यूनिट बदले में आयात की प्राप्त कर सकता है, यही व्यापार की शर्त कहलाती है। यदि हमारी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो हम एक यूनिट के बदले एक से अधिक यूनिट दूसरे देश से प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यदि उसकी बार्गेनिंग पावर, दूसरे देश की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो वह देश जो है वो हमारी एक यूनिट के बदले हमें एक से अधिक यूनिट नहीं देगा, वरन एक से कम यूनिट में ही हमको भी व्यापार के लिए राजी कर लेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि उस समय वो जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी वही देश उस समय ज़्यादा व्यापार से लाभ हासिल करेगा और विनिमय शर्तें उसके पक्ष में हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम विनिमय टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, एक टू कंट्री मॉडल है और एक और मल्टी कंट्री मॉडल भी आएगा। तो दो देशों के मध्य व्यापार की शर्त निकालनी हो तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि यदि माना कोई एक देश है, इन दिस केस द इम्पोर्ट्स ऑफ वन कंट्री आर द एक्सपोर्ट्स ऑफ द अदर कंट्री, यानी एक देश का निर्यात दूसरे का आयात है और उसका आयात दूसरे का निर्यात है। टीओटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू अ कंट्री रिसीव्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक देश जितना भी निर्यातों का भुगतान प्राप्त कर रहा है किसी दूसरे देश से, उस वह और जितना भी आयात कर रहा है और उसका भुगतान कर रहा है उस दूसरे देश को, उन दोनों का एक अनुपात है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट्स $50 वर्थ ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सचेंज फॉर $100, ठीक है, वर्थ ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, यानी $50 का तो वो निर्यात कर रहा है और $100 का वो आयात कर रहा है। दैट कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर 50/100, अर्थात 0.5। अब इसको गुणा 100 कर दें तो मतलब 50%। इट मीन्स यह देश जो है व्यापार की शर्तों की दृष्टि से प्रतिकूल अवस्था में है, उसकी व्यापार की शर्तें उतनी अच्छी नहीं हैं। जितना वो 100 के नज़दीक जाएगी या 100 से ऊपर जाएगी तब जाके उसकी कंडीशन विनिमय शर्तें यानी उसकी सुधरेगी और उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी सुधरेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द अदर कंट्री मस्ट बी रेसिप्रोकल। दूसरा देश तो यदि इसकी 0.50 है तो दूसरे देश की 2 ही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि उसका जो रेशो निकलेगा वो 100/50 निकलेगा, तो परिणाम 2 आएगा। ठीक है, तो 2 को यदि 100 से गुना करेंगे तो 200% आ जाएगी उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्हेन दिस नंबर इज फॉलिंग द कंट्री इज सेड टू हैव डिटेरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब किसी देश का यह आंकड़ा गिरता है, 100 से नीचे आ जाता है, तो उसको हम डिटेरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, गिरती हुई व्यापार शर्तें कहते हैं, और 100 से गुना करने के बाद इसे प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये आपको हो गया टू कंट्री मॉडल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे व्यापार की शर्तों को। लेकिन जैसे कि आप सूचकांकों में पढ़ते हैं, 2 से ज़्यादा जैसे ही यूनिट्स शामिल हो जाती हैं तो एक इस तरीके का सिंपल एग्जाम्पल से हम नहीं समझ पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त को। तो हम क्या करें, व्यापार शर्तों के लिए यदि मल्टी कमोडिटी मल्टी कंट्री मॉडल है तो हम सूचकांकों का प्रयोग करेंगे, और सूचकांकों के लिए लास्पेयर इंडेक्स, जो भी उन्होंने सूचकांक दिया है लास्पेयर नामक शास्त्री ने, तो बेसिकली उसका यूज़ किया जाता है। और नीचे जो है डार्क शेड में जो लिखा हुआ है उसके आगे आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है टीओटी का। कैसे निकालेंगे, टीओटी इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस इनटू 100। यानी 2 से अधिक वस्तुएं हैं तो फिर हमें उनका इंडेक्स नंबर चाहिए, यानी 100 वस्तुएं हैं या 50 वस्तुएं हैं जिनका आपस में व्यापार हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो फिर हमें अलग अलग कैसे निकालेंगे, 50 वस्तुएं भेज रहे हैं, 50 मंगा रहे हैं, या 80 भेज रहे हैं, 70 मंगा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो फिर इंडेक्स नंबर चाहिए जो कि एक तरीके का एवरेज होता है। तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा, इसी फॉर्मूले को नीचे दोबारा लिखा हुआ है, और टी ओ टी इजिकल टू पी एक्स अपॉन पी एम इंटू 100। तो पी एक्स क्या है,
इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस, और PM क्या है, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस. X इज हियर यूजिंग फॉर एक्सपोर्ट्स एंड M इज यूजिंग हियर फॉर इंपोर्ट्स. और जब 100 से गुना कर देते हैं तो ये प्रतिशत के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है. तो एग्जाम्पल फिर से एक इसमें बताया हुआ है, बहुत ही इजी है, हम पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ. उसी फॉर्मूले में इन डेटा को पुट करना है. तो इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट का जो निकाला तो 120/100 आया, बटा इंपोर्ट्स का इंडेक्स नंबर निकाला तो 110/100 आया, इनटू 100. तो इस देश की जो TOT है वो 109% आई है. इट मीन्स TOT rises to 109. This means that a unit of exports will buy 9% more imports than the old TOT. यानी यदि पुरानी व्यापार शर्तें 100 थी, बेस ईयर को यदि अपन ले लें तो 120/100 और यानी 100/100 सब कुछ 100 हो जाता है. तो इट मीन्स बेस ईयर में यदि मान लीजिए उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 के बराबर थी, तो अब करंट ईयर में यदि हम इंडेक्स नंबर की मदद से निकालें तो ये आई आपकी 109%. इसका मतलब ये है कि अब वर्तमान में TOT सुधर गई हैं. अब जो एक यूनिट एक्सपोर्ट है वो बदले में 9% ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि TOTs 109% हो गई, यानी 9% और सुधर गई हैं. तो इस तरीके से TOT इम्प्रूव होती हैं या फॉल होती हैं या इक्वल रहती हैं, यह हमें इंडेक्स नंबर्स की मदद से जो TOT निकाली जाती है उससे मालूम हो जाता है. तो नेक्स्ट है TOT किन किन कारकों पर निर्भर करता है. इस सवाल का जवाब रिकार्डो ने नहीं दिया. रिकार्डो की थ्योरी में इस चीज़ का उत्तर हमें नहीं मिलता कि विनिमय शर्तें किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रिकार्डो सटीक TOT का पता नहीं लगा सके जिस पर व्यापार होता है. यह इस तथ्य के कारण हुआ कि रिकार्डो ने उत्पादन की लागत जो है वो सिर्फ पूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित करके दी, जबकि मांग की शर्तों की उसने अनदेखी की या उन्हें अवॉइड किया. तो मांग की शर्तें जो हैं वो TOTs को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं. जैसे मान लीजिए कोई X वस्तु हम मान लीजिए इंग्लैंड से मंगा रहे थे, और हमारे यहाँ उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा थी. लोग मतलब उस वस्तु के बिना रह ही नहीं पाते हैं, इतनी मांग थी. लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस वस्तु की मांग गिर गई. तो प्रारंभ में तो चूंकि यहाँ मांग पक्ष बहुत कमजोर था उस वस्तु के लिए, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो वो इंग्लैंड के पक्ष में रहेंगी, क्योंकि कीमतें बढ़ाने पर भी हम उस वस्तु को मंगा रहे थे क्योंकि हमारे लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. लेकिन यदि हमारी पसंदगी बदल गई, उसकी मांग घट गई, तो फिर वह कीमतें कितनी घटाएगा तो भी हमारी मांग उसकी वस्तु के प्रति यदि गिर जाती है तो इंग्लैंड की टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो विपरीत हो जाती हैं. तो इस तरीके से मांग की शर्तों की बात जो है मांग पक्ष की जो बात है वो सबसे पहले JS मिल ने की रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी के या ऑफर कर थ्योरी के द्वारा. तभी जाके यह पता चल पाया कि TOTs किन किन कारकों पर निर्भर करती है. तो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना. सिंपल एग्जाम्पल है और रिपीटिशन भी है, और वैसे साधारण शब्दों में मैंने आपको समझा ही दिया है कि कब मांग की हालात यदि बदल जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच यदि व्यापार हो रहा है तो इंग्लैंड की स्थिति कब प्रतिकूल हो जाएगी. तो JS मिल ही वो थे जिन्होंने पारस्परिक मांग की अवधारणा को शुरू करके एग्जैक्ट TOT को सफलतापूर्वक निर्धारित किया. दूसरे शब्दों में वास्तविक TOT होने के बाद यानी TOT जो है व्यापार होने के बाद X और Y की सापेक्ष कीमतों पर निर्भर करती है. ये सापेक्ष कीमतें प्रत्येक देश की मांग की लोच पे और मांग की सापेक्ष शक्तियों पे यानी पारस्परिक मांग पर निर्भर करती है. इस तरह जो TOTs हैं वो JS मिल के हिसाब से क्या होती हैं, दोनों देशों की अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट रेशोज ऑफ टू कंट्रीज, इनके बीच में कहीं ना कहीं तय हो जाती है. इसे एग्जाम्पल से पिछली स्लाइड में ये तय किया गया है या समझाया गया है, जिसे
मेरे हिसाब से अब हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जहाँ तक समझा दिया है वो आप समझें, और कुछ मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी अभी, तो उसे पढ़ भी लें तो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हालांकि जो पीडीएफ मैं आपको इसकी शेयर करने वाली हूँ, वो इससे आगे का है कि व्यापार की शर्तों की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वो इसके बाद की बात है। अभी हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही चल रहे हैं, तो इसको मिला के और फिर पीडीएफ को मिला के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और कल की क्लास में मैं इसे